हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 66 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले आपके क्या है, निरूह तथा आपके विरेचन का जो है परस्पर विराम काल बताया गया है। ठीक है, तो निरूह और विरोचन है उसके मेनली जो है आपका परस्पर विराम जो काल है वो यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि श्लोक बोला गया है आचार्य चरक सिद्धि स्थान का कि नरो विरक्तस्तु निराह दानम विवर्जयत सप्त दिनात्य वशयम, यानी कि बोला गया है कि विरेचन के बाद 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन बाद विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना कि विरेचन के 7 दिन तक निरूह का और निरूह के 7 दिन तक जो विरेचन है उसका मेनली प्रयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद में आगे आपका क्या बोला गया है, सुश्रुत ने मेनली बोला है कि पक्षांत विरोको वंतस्य ततश्चापि निरूहणम सद्यो निरूहणो अनुवासना सप्तरात्रे विरेचिता, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि वमन से 15 दिन तक, 15 दिन बाद में विरेचन और 16वें दिन तक निरूहण का जो है प्रयोग तथा निरूहण के तुरंत बाद अनुवासन का जो प्रयोग है वो मेरे लिए आपका बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, कि क्या बोले हैं, मेरे लिए जो है आपका वमन के 15 दिन बाद में विरेचन और 16वें दिन निरूहण का प्रयोग, फिर निरूहण के तुरंत बाद अनुवासन के प्रयोग के विषय में बताया। फिर बात करते हैं विरेचन के बाद में 7 दिन बाद अनुवासन व या फिर निरूह का प्रयोग कर सकते हैं। तो विरेचन के बाद में 7 दिन के बाद में अपन जो है अनुवासन व निरूह का प्रयोग कर सकते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जो अनुवासन वस्ती के हेतु श्रेष्ठ जो काल है वो यहाँ पे बताया गया है। तो अनुवासन हेतु वस्ती जो है उसके लिए हेतु श्रेष्ठ जो काल है वो क्या है आपका प्रदोषज काल को बोला गया है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि स्थापन वस्ती हेतु श्रेष्ठ जो काल होता है वो क्या है मध्याह्न काल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वमन व विरेचन हेतु श्रेष्ठ जो काल है वो क्या है पूर्वाह्न काल को बोला गया। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि वमन विरेचन के लिए आपका क्या है हेतु श्रेष्ठ जो काल है वो क्या है पूर्वाह्न काल है। स्थापन वस्ती हेतु श्रेष्ठ जो काल है वो कौन सा है मध्याह्न काल है। और अनुवासन हेतु जो श्रेष्ठ काल है वो क्या है प्रदोष काल को बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ गया है रिपीटेड वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं वस्ती का प्रत्यागमन काल। तो वस्ती के प्रत्यागमन काल में बोला गया है कि वस्ती को लौट कर आने वस्ती को लौटने का जो काल होता है, ठीक है, वापस जो है जब वस्ती देते हैं उसके बाद में उसका पूरे संपूर्ण शरीर में भ्रमण करके वापस लौट करके आने का जो काल होता है उसी को ही क्या कहते हैं प्रत्यागमन काल कहते हैं। तो इसका जो है वस्ती के अनुसार जो प्रत्यागमन काल है वो यहाँ पे आपका बताया गया। जैसे कि अनुवासन वस्ती में मेनली जो है 3 याम या प्रहर यानी कि 9 घंटे जो है आपका बताया गया है। ठीक है, प्रत्यागमन काल। तो अनुवासन वस्ती में 3 याम अर्थात प्रहर या फिर प्रहर जो यानी कि 9 घंटे जो है आपका मेनली जो है प्रत्यागमन काल बताया गया। जबकि निरुवस्ती में कितना 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट बताया गया। तो निरुवस्ती में जो काल है वो 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ें तो निरुवस्ती की जो विधि है वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, मतलब जो निरुवस्ती है, ठीक है, उसके देने की विधि के विषय में बोला गया है। ठीक है, तो निरुवस्ती के देने की विधि में बोला गया है प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योगा जीर्णन में काम अग्रु क्रमे, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अन्न के जीर्ण होने पर अनुवासन वस्ती भोजन के बाद में मेनली जो है दी जाती है। ठीक है, ये चरक ने बोला है कि जो अन्न है, जो आपने अन्न लिया है वो जब जीर्ण हो जाता है उसके बाद में अनुवासन वस्ती भोजन के बाद में मेनली दी जाती है। फिर नस्य का परिणाम बताया गया है। तो जो नस्य है उसका परिमाण बताया गया है कि प्रतिमर्श जो नस्य है उसकी मात्रा 2 बूंद होती है। तो प्रतिमर्श जो नस्य है उसकी मात्रा कितनी बताई गई है 2 बूंद बताई गई है। प्रतिमर्श की नस्य की जो मात्रा कितनी है 2 बूंद। इसके अलावा जो यहाँ पे अपन बाकी जो नस्य हैं, ठीक है, जैसे औपीड़क नस्य हो गया, मर्स नस्य हो गया और स्नेहक नस्य हो गया, इनकी जो मात्रा है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो औपीड़क जो नस्य है उसकी मात्रा कितनी बताई गई हमने इसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, कितने है उत्तम जो है 8 बूंद, मध्यम जो है वो 6 बूंद और आपका हास्व जो है वो क्या है 4 बूंद। ठीक है, तो ये आपका बोला गया औपीड़क नस्य 8 बूंद की मात्रा 8 बिंदु की मात्रा में प्रयोग करते हैं। मध्यम जो होता है वो 6 बिंदु की मात्रा में प्रयोग करते हैं और हास्व जो होता है वो 4 बिंदु की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं मर्स नस्य की जो मात्रा है। तो उत्तम जो मात्रा है वो 10 बिंदु बताया गया है, मध्यम जो मात्रा होता है वो 8 बिंदु बताया गया और हास्व जो मात्रा होता है वो 6 बिंदु बताया गया है।
तो मर्स नस्य की जो मात्रा है उत्तम बिंदु 10 बिंदु, उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम मात्रा 8 बिंदु, हास्य मात्रा 6 बिंदु, ठीक है 6 बिंदु। इसके अलावा स्नेह नस्य की जो मात्रा है, तो जो प्रथम है ये चक्रपाणी ने बताया, तो इन्होंने क्या है प्रथम जो है, प्रथम स्नेह नस्य दे रहे तो 8 बिंदु, द्वितीय आपका 32 बिंदु, ठीक है यानी कि शुक्ति। इसके अलावा आपका बोला गया तृतीय 64 बिंदु यानी कि पानी शुक्ति की मात्रा में देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रतिमर्श नस्य के काल के विषय में बात करते हैं। तो प्रतिमर्श जो नस्य है उसका जो काल है आचार्य सुश्रुत ने 14 काल बताए हैं, ठीक है। प्रतिमर्श नस्य में जो दोष अनुसार स्नेह के प्रयोग के विषय में बात करें तो कफ युक्त जो वात होता है तो उसमें तैल का प्रयोग करते हैं। वात प्रकोपक जब होता है तो उसमें वसा का प्रयोग करते हैं। पित्त प्रकोपक जो होता है तो घृत का प्रयोग करते हैं, तथा वात पित्त प्रकोपक में मज्जा का प्रयोग करते हैं। तो कफ युक्त वात में तैल का प्रयोग किया जाता है, वात प्रकोपक में वसा का प्रयोग करते हैं, पित्त प्रकोपक में घृत का प्रयोग करते हैं, तथा वात पित्त प्रकोपक में मज्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर कवल के प्रकार बताए गए हैं, तो चतुष्प्रकारो गंडूष कवल ग्रह स्निग्ध समनम शोधनम रोपणश्य, ठीक है ये आचार्य सुश्रुत ने मिलली बोले हैं। तो क्या बोला गया है जो आपका क्या बोला गया है, तो स्निग्ध जो होता है, ठीक है स्निग्ध जो होता है वो मिलली वात प्रधान होता है, ठीक है स्निग्ध जो कवल है वो वात प्रधान होता है। शमन के लिए मिलली पित्त, शमन के लिए मिलली पित्त जो है वो शमन करता है, ठीक है। इसके अलावा शोधन के लिए मिलली कफ का जो है शोधन कराएंगे, और रोपण मिलली व्रण का रोपण, ठीक है। तो ये कवल के 4 टाइप बताए गए हैं, तो कौन से हैं, तो स्निग्ध समन शोधन और रोपण। स्निग्ध मिलली वात के लिए प्रयोग करेंगे, समन जो है पित्त के लिए प्रयोग करेंगे, शोधन जो है कफ के लिए प्रयोग करेंगे, और रोपण जो है व्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रतिसारण के भेद के विषय में। तो प्रतिसारण का जो भेद है आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं, ठीक है। सड़ंगधर ने 3 बताए हैं। कौन से हैं, तो आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार कल्क हो गया, रसक्रिया हो गया, चूर्ण हो गया और मधु हो गया। ये आपके क्या है प्रतिसारण के मिलने टाइप बताए गए हैं। तो कल्क, रसक्रिया, चूर्ण, मधु ये क्या है प्रतिसारण के मिलने जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार टाइप बताए गए हैं। जबकि सारंगधर ने 3 बताए हैं। कौन सा कल्क, अवलेह व चूर्ण, ठीक है। तो कल्क, अवलेह व चूर्ण ये सारंगधर ने मिलने 3 बताए हैं प्रतिसारण के भेद। देन आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका दूषी, जो आपका दूषी विष है उसका लक्षण यहाँ पे बोला गया है। जो दूषी विष है वो क्या है, दुष्योदर है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका दुष्योदर जो है दूषी विष का लक्षण होता है, और दूषी विष का जो कार्य होता है वो क्या है, दकोदर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूषी विष का लक्षण पूछा जाए तो दुष्योदर है, या फिर दुष्योदर किसका लक्षण है तो दूषी विष का, या फिर दकोदर किसका पर्याय है तो दूषी विष का, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपका जो है सर्प के विष के जो वेग हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। कि वो कौन से जो धातु है उसका दूषण करता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। वो कौन सी चीज़ों का दूषण करता है वो यहाँ पे आपका जो है मेनली जो है कॉलम में बताया गया। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि अगर बात करें कि जो प्रथम वेग होता है, तो प्रथम जो वेग होता है सर्प विष का, जो प्रथम वेग होता है वो रक्त को दूषित करता है, ठीक है। द्वितीय जो वेग होता है वो मांस को दूषित करता है। जो तृतीय वेग होता है वो मेद को दूषित करता है। जो चतुर्थ जो वेग होता है वो क्या है, कोष्ठ में कफ को दूषित करता है, ठीक है, कोष्ठ में कफ को। तथा पंचम जो वेग होता है वो अस्थि तथा अग्नि प्राण को, ठीक है। इसके अलावा जो षष्टम जो वेग होता है वो मज्जा व ग्रहणी को दूषित करता है। सप्तम जो वेग होता है वो क्या है, शुक्र तथा व्यान वायु को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम वेग रक्त को, द्वितीय मांस को, तृतीय वेग मेद को, चतुर्थ वेग कोष्ठ में कफ को, पंचम वेग अस्थि व अग्नि प्राण को। इसके अलावा षष्टम वेग जो है मज्जा या ग्रहणी को। इसके अलावा सप्तम जो वेग है वो शुक्र तथा व्यान वायु को। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे आपका बोला गया है कि पशुओं में विष, जो आपका विष है, ठीक है, उसकी चिकित्सा बताया गया। तो पशुओं में जो विष है उसकी चिकित्सा बोला गया है। जैसे कि अगर बकरी व जो भेड़ है उसमें क्या है, रक्तावसेचन व अंजन करना है, ठीक है, नर तुल्य मात्रा में, ठीक है। मतलब पशुओं में अगर विष पहुंच गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या चिकित्सा करेंगे। अगर भेड़ व बकरी में अगर जो भेड़ व बकरी है उसमें अगर विष पहुंच गया तो उसमें क्या है, रक्तावसेचन वंजन करेंगे। इसके अलावा नर तुल्य जो मात्रा है उसमें, ठीक है, कितनी मात्रा में, तो नर तुल्य मात्रा में, जितने नर में अपन कर सकते हैं, ठीक है, उतनी ही मात्रा में भेड़ व बकरी में रक्तावशेषण करेंगे, वंजन करेंगे। इसके अलावा भैंस व ऊँट में अगर विष पहुंच गया है तो तिगुनी मात्रा में मनुष्य से, तिगुनी मात्रा में क्या है, रक्तावशेषण करेंगे, वंजन करेंगे। वह गाय व घोड़े में अगर पहुंच गया है तो दुगनी मात्रा में जो है, मेनली मनुष्य से दुगनी मात्रा में रक्तावशेषण वंजन करेंगे। और हाथी में अगर पहुंच गया है तो 4 गुनी मात्रा में, मनुष्य से 4 गुनी मात्रा में जो है रक्तावशेषण वंजन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि भेड़ बकरी में कितना, ठीक है, भैंस में कितना, गाय घोड़े में कितना और हाथियों में कितना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इसी के हिसाब से अपन इसका पासवर्ड रख देते हैं। जैसे कि
यहाँ पे आपका भैंस है, ठीक है, भैंस हो गया, ऊँट हो गया, इसमें तिगुनी मात्रा में, ठीक है, गाय में और आपका घोड़े में, ठीक है, तो गाय घोड़ा एक ही हो जाएगा, ठीक है, दुगनी मात्रा में। इसके अलावा अपन बात करें जो हाथी है, ठीक है, उसमें आपका 4 गुनी मात्रा में, ठीक है। तो ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा BU3G2H4, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।